नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हर घर तिरंगा अभियान आज से, एलजी ने उच्च अधिकारियों के संग की समीक्षा बैठक। फिरोजाबाद में हर घर तिरंगा की सभी होर्डिंग से सीएम योगी का चेहरा काटा, भाजपाइयों में आक्रोश। सीएम शिवराज आज करेंगे हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ, 1.5 करोड़ तिरंगे फहराने का लक्ष्य। तेलंगाना में मनरेगा योजना में मिली बड़ी गड़बड़ी, केंद्र ने चंद्रशेखर सरकार से कार्रवाई करने को कहा। मोदी सरकार के दौरान घटी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की औसत उम्र, मुर्मू ने तोड़ा 40 साल का रिकॉर्ड। देश की आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत शनिवार से हो रही है। शुक्रवार को अभियान को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिला उपायुक्तों एवं अन्य उच्च अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। इससे पहले शुक्रवार सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के मशहूर डल झील में तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आमजन से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गौरवशाली भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए अमृत काल खंड स्वर्णिम अवसर है। आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और अपने लोगों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए प्रदेश सहित देश भर में विभिन्न समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की पहल राष्ट्रीय ध्वज के साथ नागरिकों का व्यक्तिगत जुड़ाव बनाने में भी मदद करती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत फिरोजाबाद शहर में जगह जगह हर घर तिरंगा अभियान के होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं। इस होर्डिंग्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं की तस्वीर है। शनिवार की सुबह जब लोग घूमने निकले तो होर्डिंग को देखकर चौंक गए। सभी होर्डिंग से मुख्यमंत्री योगी का चेहरा काट दिया गया। किसी ने बड़ी ही सफाई से इस करतूत को अंजाम दिया। होर्डिंग से मुख्यमंत्री योगी का चेहरा काटे जाने की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जानकारी होने पर पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। नगर निगम द्वारा इन होर्डिंग को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुहागनगर के विजय टॉकीज पर लगे होर्डिंग से मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद का चेहरा भी काटा गया है। शहर के अन्य इलाकों में लगे होर्डिंग से भी मुख्यमंत्री का चेहरा गायब है। होर्डिंग से मुख्यमंत्री योगी का चेहरा काटे जाने के पीछे किसी की शरारत है या साजिश, इसे लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से होर्डिंग से तस्वीर काटी गई है, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं। व्यापारी पंकज गुप्ता ने बताया कि सभी होर्डिंग 20 से 25 फीट की ऊंचाई पर लगी है। जिसने भी ये हरकत की है वे बेहद ही शर्मनाक है। पुलिस प्रशासन द्वारा जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा विकास पालीवाल ने बताया कि नगर निगम द्वारा पूरे शहर में ये होर्डिंग लगाई गई हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री योगी का चेहरा काट दिया गया। ये किसी की सोची समझी साजिश है। कुछ लोग शहर की फिजा बिगाड़ना चाहते हैं। देश में आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुमेराती पोस्ट ऑफिस में तिरंगा फहराकर अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा सीएम अपने ग्राम जैत के निवास पर तिरंगा झंडा लहराएंगे। देश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस दौरान 1.5 करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कुछ दिन पहले बड़ी झील में तिरंगा फहराकर लोगों से अभियान को सफल बनाने की अपील की थी। मुख्यमंत्री सुबह सीएम हाउस में नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल के पोस्टर का विमोचन करेंगे। इसके बाद स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करेंगे। जुमेराती पोस्ट ऑफिस में तिरंगा झंडा भी फहराएंगे। इसके बाद दोपहर में शहनाजगंज जिला सीहोर के स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद शाम 4:30 पर उनका ग्राम जैत में झंडा फहराने का कार्यक्रम है।
मनरेगा ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार देने की एक अहम योजना है, लेकिन हमेशा से मनरेगा में अनियमितताएं सामने आती रहती हैं। अब तेलंगाना में भी मनरेगा योजना में अनियमितताएं की बात सामने आती आई है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने तेलंगाना से जांच करने को बोला है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तेलंगाना में टीआरएस सरकार से राज्य में मनरेगा रोजगार योजना के कार्यान्वयन में उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पूरी तरह से जांच करने और आपराधिक कार्रवाई करने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य में 15 टीमों को भेजा, जिनको योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताएं पाए जाने के बाद राज्य सरकार को एक पत्र लिखा। साथ ही मंत्रालय ने के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार से अनियमित खर्च की गई राशि की वापसी और वसूली सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। सूत्रों ने कहा कि केंद्र ने राज्य के 7 टीमों के क्षेत्र के दौरे की विस्तृत रिपोर्ट साझा की, जिसमें योजना के कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ और इसके लिए अनियमित रूप से जमा की गई राशि की वापसी, चूककर्ताओं के खिलाफ आपराधिक और प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ वसूली सहित कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के बाद से देश के राष्ट्रपतियों व उपराष्ट्रपतियों की औसत उम्र में कमी आई है। सबसे कम उम्र में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बन चुकी हैं। उन्होंने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 10 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए। ऐसे में वे भी 1969 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सबसे उम्र के उपराष्ट्रपति थे। दरअसल रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से पहले औसत उम्र 71.9 वर्ष थी। मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद ये घटकर 71.4 वर्ष हो गई। वहीं अगर उनके 5 साल के कार्यकाल को ध्यान में रखा जाए तो राष्ट्रपतियों की औसत सेवानिवृत्ति की उम्र मौजूदा 86.8 से घटकर 76.3 साल हो गई है। बता दें कि पद ग्रहण करने वाले सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति 1894 में जन्मे वीवी गिरी थे। 75 वर्ष की आयु के थे। आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति बनी हैं। वही देश के पहले 4 राष्ट्रपतियों का जन्म 19वीं सदी के अंत में हुआ था। इसके अलावा पहले 4 उपराष्ट्रपतियों का भी जन्म 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त को राज्यसभा में कहा भी था कि हम इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे जब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष और प्रधानमंत्री सभी स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। ये सभी बेहद साधारण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं। स्वतंत्र भारत में पैदा हुए पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे। उन्होंने 73 साल की उम्र में पद छोड़ा। नायडू एकमात्र ऐसे राजनीतिक हैं जिन्हें सीधे केंद्रीय मंत्रिमंडल उपराष्ट्रपति बनाया गया। 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले पश्चिम बंगाल में गवर्नर की भूमिका में थे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ हर शहर, हर गांव, हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे। दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनून है तिरंगा। हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं। इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। देश भर में तिरंगा फहराया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली स्थित अपने निवास पर शुक्रवार सुबह अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ तिरंगा फहराया। इसके साथ ही अभियान की औपचारिक शुरुआत हो गई। वहीं आईटीबीपी ने लद्दाख में 18,400 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभियान के तहत गुवाहाटी में तिरंगा प्रभात फेरी में भाग लिया। इस ऐतिहासिक पर्व के मौके पर केंद्र सरकार ने अभियान के दौरान 13 अगस्त से 15 अगस्त तक देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। इस अभियान के दौरान 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के तहत शुक्रवार को देश भर में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। सांस्कृतिक मंत्रालय के आह्वान पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में शामिल होने के लिए इच्छुक भारतीय नागरिक अधिकृत पोर्टल harghar-tiranga.com पर भी पंजीकृत करा सकते हैं। वे तिरंगा के साथ अपनी तस्वीर अपलोड कर हर घर तिरंगा सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। अनुसूचित जाति और अन्य आरक्षित वर्ग के लोग अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनको किसी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर वे धर्म परिवर्तन की बात छिपाकर आरक्षण की सुविधा लेते हैं तो ऐसे में उन्हें 3 से 5 साल तक की सजा और 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। हिमाचल सरकार धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2019 को सख्त करने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 सदन में प्रस्तुत किया। विधानसभा में 10 विधेयक पेश किए गए, जिनमें से एक पारित किया गया। 9 विधेयक शनिवार को पारित। संशोधन विधेयक के पारित होने पर हिमाचल में जबरन कपटपूर्ण तरीके और विवाह के समय जाति छिपाने का खुलासा होने पर सजा का प्रावधान किया गया है। संशोधित कानून के प्रावधानों के मुताबिक सामूहिक धर्म परिवर्तन, जिसमें 2 व इससे अधिक लोगों का एक धर्म कपटपूर्ण अथवा बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाने की स्थिति में 7 से 10 साल तक का कारावास का प्रावधान होगा। संशोधित कानून के मसौदे के मुताबिक किसी व्यक्ति द्वारा अन्य धर्म में विवाह करने व ऐसे विवाह के समय अपने मूल धर्म को छिपाने की स्थिति में भी 3 से 10 साल तक के कारावास का प्रावधान होगा। कानून में 1 से 1.5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता कानून के प्रावधानों के तहत मिली किसी भी शिकायत की जांच पुलिस उप निरीक्षक से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। सत्र न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी। प्रदेश की संचित निधि में वित्तीय वर्ष 2013 और 14 में कतिपय सेवाओं के लिए उस वक्त के लिए प्राधिकृत राशि से अधिक रकम की व्यय करने के लिए शुक्रवार को इसके लिए हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2022 को सदन में पारित किया गया। खुद अपना आयकर चुकाएंगे मंत्री विधायक सदन में विधेयक पेश करेंगे। अब मंत्री और विधायक अब अपना आयकर खुद चुकाएंगे। शुक्रवार को सदन में सीएम ने हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर संदेह 2022 पेश किया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में पदकों की झंडी लगाने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों का 16 अगस्त को गुरुग्राम में हरियाणा सरकार सम्मान करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर खिलाड़ियों को 25 करोड़ रुपए की नगद राशि के इनाम के साथ साथ सरकारी नौकरी का ऑफर लेटर भी देंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित एफरेल हाउस में होने वाले इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गौर करें कि इस बार हरियाणा से 43 खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने गए थे। हरियाणा को कुल 20 मेडल मिले। इनमें से 17 खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। इसके अलावा 3 मेडल जीतने में हरियाणा के खिलाड़ियों ने टीम का हिस्सा बनकर सहयोग किया। देश को कुल 55 मेडल हासिल हुए हैं, जिनमें से 18 गोल्ड, 5 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में महिला हॉकी टीम में भी हरियाणा 8 महिलाएं हरियाणा की रहीं, जबकि पुरुष हॉकी हरियाणा के 2 खिलाड़ी शामिल रहे थे। खेल निदेशक पंकज नैन ने बताया कि प्रदेश सरकार राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक के लिए 1.5 करोड़, रजत पदक के लिए 75 लाख और कांस्य पदक के लिए 50 लाख रुपए देगी। साथ ही चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को 15-15 लाख और राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए देगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व हाथी दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई हाथियों की 60% से अधिक आबादी रहती है और पिछले 8 सालों में हाथी अभयारण्यों की संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने हाथी के संरक्षण में लगे लोगों की सराहना की और उनके संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने एक ट्वीट में कहा, विश्व हाथी दिवस पर हाथियों के संरक्षण की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। उन्होंने कहा, हाथियों के संरक्षण की सफलता को भारत से मानव और पशुओं के बीच टकराव को कम करने और पर्यावरणीय चेतना को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय समुदायों और उनके पारंपरिक ज्ञान के मिश्रण से किए जा रहे बृहद प्रयासों के नजरिए से अवश्य देखा जाना चाहिए। हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। गौरतलब है कि देश में अभी तक 32 हाथी अभयारण्य थे, जिसमें आज से एक और हाथी अभयारण्य अगस्त्य मलय हाथी तमिलनाडु को जोड़ा गया है। यहाँ करीब 1200 वर्ग किलोमीटर में हाथी अब निर्बाध विचरण कर सकेंगे। हर साल दुनिया में 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद हाथी संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना और जंगली व पालतू हाथियों को बेहतर संरक्षण और प्रबंधन की जानकारी को साझा करना है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में लेखक सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला किया गया। इस दौरान रुश्दी की गर्दन से काफी खून निकला। रुश्दी पर उस समय हमला किया गया जब वे पश्चिमी न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में व्याख्यान देने वाले थे। फिलहाल अस्पताल में रुश्दी की सर्जरी की जा रही है और उनके वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया है। वहीं हमलावर की पहचान न्यू जर्सी के 24 वर्षीय हादी मतार के तौर पर की गई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी लेखक सलमान रुश्दी पर हुए हमले पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। जॉनसन ने एक ट्वीट में कहा कि इस बात से स्तब्ध हूं कि सर सलमान को चाकू मार दिया गया। हमें कभी भी उनका समर्थन करना बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं चाहने वालों के साथ है। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। वहीं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने सलमान रुश्दी पर हमले के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। वे स्वतंत्र भाषण और कलात्मक स्वतंत्रता के चैंपियन हैं। वे हमारे विचारों में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी लेखक सलमान रुश्दी पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रतिक्रिया के रूप में हिस्सा कभी भी उचित नहीं है। हम सलमान रुश्दी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। लेखक सलमान रुश्दी पर हुए हमले की व्हाइट हाउस ने निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने कहा कि यह हमला निंदनीय है। हम सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। हम उनकी मदद करने वाले नागरिकों और जानकारी देने वालों के आभारी हैं। सलमान रुश्दी पर हमले के बाद बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने चिंता व्यक्त की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, मुझे पता चला कि सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में हमला हुआ है। ये वाकई चौंकाने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वे पश्चिम में रहते थे और उन्हें सुरक्षा दी जा रही है। अगर उन पर हमला हो सकता है तो जो भी इस्लाम की आलोचना करेगा उस पर भी हमला हो सकता है। ये चिंता की बात है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव,
शहर, दूर सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पिछले 4 दिनों से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। बुधवार की सुबह वर्कआउट करते वक्त राजू श्रीवास्तव की तबीयत खराब हो गई थी। वे बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने हार्ट अटैक की पुष्टि की। एंजियोप्लास्टी और ब्रेन के डैमेज होने के बाद अब कॉमेडियन के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजू श्रीवास्तव के उंगलियों के बाद अब उनके शोल्डर में भी मूवमेंट होने लगा है, जिसे डॉक्टर अच्छा संकेत मान रहे हैं। राजू श्रीवास्तव के परिवार ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि प्रिय सभी, राजू श्रीवास्तव जी की हालत में सुधार है। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सभी शुभ चिंतकों को उनके निरंतर प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। कृपया किसी भी अफवाह, फर्जी खबर को प्रसारित करने पर ध्यान ना दें। कृपया उसके लिए प्रार्थना करें। मुकेश खन्ना ने कहा कि एंटरटेनमेंट का बादशाह और बेहतरीन कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव आज वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। मैंने सुना है कि अब उनकी तबीयत में सुधार है, लेकिन कुछ चैनल वालों ने इस बात की घोषणा कर दी कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। आपको बता दूं कि उनका निधन नहीं हुआ है, वे जिंदा हैं। आप सभी से यही कहूंगा कि आप उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करें। वे बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके निधन की अफवाहें मत उड़ाएं। बता दें कि पिछले 10 सालों में राजू श्रीवास्तव की 3 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। और जी हां, कॉमेडियन की मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक उन्होंने पहली बार 10 साल पहले मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी करवाई थी। इसके बाद 7 साल पहले मुंबई की लीलावती हॉस्पिटल में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। वहीं बुधवार को तीसरी बार डॉक्टरों ने राजू श्रीवास्तव की एंजियोप्लास्टी की। हालांकि अब भी राजू श्रीवास्तव का ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करने के दौरान परिसर में सुरक्षा कर्मियों से दुर्व्यवहार करने वाले मोर्चे के उज्जैन नगर के 2 अध्यक्षों समेत 18 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने महाकाल मंदिर परिसर में दुर्व्यवहार करने वालों पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद उज्जैन नगर के जिला अध्यक्ष अमय शर्मा और उज्जैन ग्रामीण के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जलवा को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र बघेला उर्फ बाबू, सौरभ गौशर, लक्की गुर्जर, शुभम डब्बेवाला, नागदा युवा मोर्चा अध्यक्ष भवानी देवड़ा, कार्यकर्ता ऋषि बाली, राहुल वैस और आदि लोगों को हटा दिया गया।
बता दें कि बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के महाकाल मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। इस दौरान युवा मोर्चा के 18 कार्यकर्ताओं ने महाकाल मंदिर परिसर में नंदी हॉल में घुसने के दौरान हंगामा किया था। उन्होंने मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों से विवाद किया था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद युवा मोर्चा प्रदेश संगठन ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद शुक्रवार को सभी को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। वन विभाग में पिछले 35 साल से सेवा दे रहे कच्चे कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर समझौते के 27 साल बीत जाने के बाद भी कर्मियों को क्यों नियमित नहीं किया गया है। याचिका दाखिल करते हुए मेवात निवासी सवालिया पर अन्य ने एडवोकेट नफीस रुपाड़िया के माध्यम से हाई कोर्ट को बताया कि वे पिछले 35 वर्ष से अधिक समय से वन विभाग में डेली वेज पर काम कर रहे हैं। सरकार की नीति के तहत उन्होंने सेवा नियमित करने की मांग की थी। उनकी मांग पर कोई निर्णय न होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस बीच वन संरक्षण कार्यालय में हरियाणा कर्मचारी महासंघ की बैठक हुई। बैठक में समझौता हुआ कि याचिकाकर्ताओं का केस नियमित करने के लिए अथॉरिटी को भेजा जाएगा। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली थी। लंबे इंतजार के बाद भी जब याचिकाकर्ताओं को नियमित नहीं किया गया तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने 2010 में याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करने के लिए हरियाणा सरकार को 3 माह की मोहलत दी थी। इसके बावजूद भी अभी तक उनकी मांग पर निर्णय लेकर विस्तृत आदेश जारी नहीं किया गया। अब याचिकाकर्ताओं ने फिर से अपनी मांग को लेकर हाईकोर्ट की शरण ली है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की हालिया ताइवान यात्रा के बाद चीन ने अपने से पड़ोसी स्वेत के क्षेत्र की कड़ी सैन्य घेराबंदी कर ली है। सैन्य अभ्यास के जरिए उसने इस द्वीप देश को डराने की कोशिश की है। इसे लेकर दोनों देशों व अमेरिका के बीच तनातनी जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उपसहायक और एशिया प्रशांत मामलों के समन्वयक कर्ट कैंपबेल ने बड़ी बात कही है। दरअसल चीन ताइवान को अपना स्वायत्त क्षेत्र मानता है, लेकिन वह एक स्वतंत्र देश के रूप में उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। वह उस पर अपना प्रभुत्व मानता है। इसी सिलसिले में कैंपबेल ने कॉन्फ्रेंस काल में कहा कि चीन के कदम मूल रूप से शांति व स्थिरता के खिलाफ है। आने वाले सप्ताहों में चीन ये कदम और तेज कर सकता है। वह ताइवान पर दबाव की कार्रवाई लगातार करता रहेगा। ये दबाव आने वाले हफ्तों और कई महीनों तक जारी रहेगा। इसका मकसद स्पष्ट रूप से ताइवान को डराना और उसकी आज़ादी को कम करना है। कैंपबेल ने कहा कि अमेरिका ताइवान के खिलाफ चीन के कदमों को देखते हुए शांतिपूर्वक ठोस कदम उठाता रहेगा ताकि क्षेत्र में शांति व स्थिरता कायम रखी जा सके। वह लंबे समय से चली आ रही अपनी नीति के अनुसार ताइवान की मदद करता रहेगा। चूंकि चुनौतियां लंबे समय तक रहने वाली हैं, इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अमेरिकी कदम आगामी हफ्तों और महीनों में नजर आएंगे। हम नहीं झुकेंगे और धीरज के साथ प्रभावी कदम उठाएंगे। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून की इजाजत के मुताबिक जहां तक संभव होगा ताइवान के इलाकों में उड़ान भरना, समुद्री सुरक्षा और जहाजों की आवाजाही जारी रखेगा। इन कदमों में ताइवान की खाड़ी में हवाई और समुद्री परिवहन शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले हफ्ते एशिया कप T20 टूर्नामेंट के लिए टीम का ऐलान किया था। इस टीम में तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को भी रखा गया। हालांकि टूर्नामेंट से ठीक पहले वे चोटिल हो गए और उनके खेलने पर संशय बना हुआ है। शाहीन को श्रीलंका के खिलाफ इसी महीने की शुरुआत में घुटने में चोट लगी थी। वे अब तक अनफिट हैं। वहीं एशिया कप की शुरुआत 27 अगस्त को हो रही है। पाकिस्तान की टीम अपने अभियान की शुरुआत भारत के खिलाफ दुबई में 28 अगस्त को करेगी। हालांकि शाहीन पाकिस्तान टीम के साथ नीदरलैंड दौरे पर जा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि टीम डॉक्टर और फिजियो तेज गेंदबाज का ख्याल रख रहे हैं।
और उनके खेलने या ना खेलने पर टीम मैनेजमेंट अंतिम फैसला लेगा। अब इस पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने अपनी राय रखी है और बताया कि भारत के खिलाफ या एशिया कप में शाहीन का ना होना पाकिस्तान के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बट ने कहा कि वे लगातार पीसीबी से शाहीन को आराम देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। बट ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, शाहीन के ना रहते पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक शानदार और प्रभावी नहीं होगा। हालांकि ये युवा तेज गेंदबाजों के लिए बेहतरीन मौका है। नसीम शाह और शहनवाज दहानी को साबित करने का मौका मिलेगा कि वह भी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। हमने हमेशा शाहीन के कंधों से भार हटाने की बात की है और उन्हें हर जगह नहीं खिलाने की अपील की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।